दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आज की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो वैसे ही मेरी नज़र एक जवान लड़की पर पड़ी जो कि बिना कपड़ों के वॉशरूम के एक कोने में डरी सहमी बैठी थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि वो लड़की मुझे इशारा करते हुए चुप रहने को बोली। मैंने तुरंत ही वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया और अपने बैग से कुछ कपड़े निकालकर वॉशरूम के अंदर फेंक दिए और बोला, तुम ये कपड़े पहन लो और हाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बोलने के बाद मैं उस लड़की का वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार करने लगा ताकि ये पूछ सकूं कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। पर तकरीबन 10 से 15 मिनट बीतने के बाद भी वो लड़की बाहर नहीं निकली तो मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम बाहर आ सकती हो। पर मेरे कई बार बोलने के बाद भी उस लड़की ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूँ। वैसे भी मेरा आज का दिन ही खराब बीत रहा था। पहले तो मेरा बैग चोरी हो गया था और मजबूरन मुझे इस सस्ते से लॉज में आना पड़ा। फिर कुछ देर अपने आप को कोसने के बाद मैंने सोचा कि जाके लॉज के मालिक से बात करता हूँ जिसने मुझे ये रूम दिया था। दरअसल मैं 5 दिनों की छुट्टी पर था और इन 5 दिनों में मुझे अपने एक ज़मीन का सौदा करना था जिसके लिए मुझे क्लाइंट से मिलना था। पर अचानक ही मेरे क्लाइंट ने मिलने की तारीख बदल दी, यानी कि दिन आगे बढ़ा दिया, जिस वजह से मुझे यहीं इस लॉज में रूम लेना पड़ा। और फिर मैं एक नए पछेड़ में पड़ गया और इसी मुसीबत से निकलने के लिए मैं पहुंचा लॉज के मालिक के पास और बोला, भाई साहब, वो लड़की कौन है मेरे रूम के वॉशरूम में? मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी उस लॉज के मालिक ने मुझे नीचे से ऊपर तक घूरा और फिर सवाल करते हुए पूछा, अरे तुम भी फरवरी की 29 तारीख को पैदा हुए हो? उस लॉज के मालिक के ये कहते ही मैं चौंकते बोला, आपको कैसे मालूम? जिस पर उसने बोला, क्योंकि जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो सिर्फ उन्हें ही दिखती है जो कि 29 तारीख को पैदा हुए हैं और मुझसे पहले भी 7 लोगों को वो लड़की दिख चुकी है। लॉज के मालिक ये कहते हैं कि वो लड़की सिर्फ 29 फरवरी की तारीख को पैदा हुए लोगों को दिखती है, जिसका मतलब था कि वो लड़की कोई भूत है। और जब यही सवाल करते हुए मैंने लॉज के मालिक से पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है कि वो लड़की जो मुझे वॉशरूम में दिखी वो कोई भूत है? मेरे इस सवाल पर लॉज के मालिक ने बोला, ये तो पता नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं है उसे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वैसे आज तक यहाँ कुछ भी हुआ नहीं है जिसके चलते उस लड़की को भूत मान लें। बाकी आप देख लो, अगर आपको अभी भी उस रूम में रुकना है तो रुको, अगर जाना है तो चले जाओ, पर पैसे वापस नहीं होंगे। लॉज के मालिक के ये कहते ही पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में मैं फंस गया, क्योंकि मेरे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि मैं दूसरे लॉज में रूम ले सकता था। वैसे भी पैसे की कमी के चलते ही मैं इस सस्ते से लॉज में आया था। खैर, मालिक की बात सुनने के बाद अब मुझे तय करना था कि मुझे रुकना है कि नहीं। खैर, मजबूरन ही सही, मैंने रुकने का फैसला किया और वापस से रूम में आ गया। पर इस बार मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। मैं रूम में दाखिल तो हो गया था, पर मेरी नज़रें वॉशरूम के दरवाजे पर ही थी जिसे मैं भेड़ कर गया था। मैं चुपचाप रूम में आकर बैठ गया, पर मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रूम के दरवाजे को खुला ही रखा। भले ही अब तक इस लॉज में किसी के साथ बुरा ना हुआ हो, पर मैं किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसलिए मैं बेड पर बैठकर ही उस वॉशरूम की तरफ ही देखता रहा, ये देखने के लिए कि कहीं वो लड़की वॉशरूम से बाहर तो नहीं आ जाएगी। पर करीबन 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी वॉशरूम का वो दरवाज़ा ज़रा सा भी नहीं हिला और ना ही किसी तरह की कोई हलचल हुई। पर मेरी मुसीबत तब बढ़ गई जब मुझे नेचर कॉल के लिए वॉशरूम की ज़रूरत पड़ गई। अब तक काफ़ी रात भी हो चुकी थी, बाहर कहीं जा भी नहीं सकता था और ना ही ज़्यादा देर तक मैं रुक सकता था। फिर जब बर्दाश्त की सारी सीमाएं टूट गईं तो मैं बिस्तर से उठा और उसी वॉशरूम की ओर बढ़ा, इस उम्मीद में कि वो लड़की अब वॉशरूम में नहीं होगी। और जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो वैसे ही सामने वो लड़की खड़ी नजर आई। उस पर नज़र पड़ते ही मैं इतना ज़्यादा डर गया कि उसी वक्त मेरी पैंट गीली हो गई। जबकि वो लड़की शांत खड़ी थी, यहाँ तक कि वो नॉर्मल इंसान ही लग रही थी। उसका खुला हुआ गोरा बदन बहुत ही आकर्षक था। अगर वो सच में कोई लड़की होती तो मैं पक्का शादी करके यहीं सुहागरात मना लेता।
पर मुझे उसकी हकीकत मालूम थी, इसलिए मेरी बुरी तरह से फटी पड़ी थी। मुझे डर से कपकपाते थे। उस लड़की ने इशारे से शांत होने को बोला, पर मैं फिर भी कपकपाता रहा। और जब वो लड़की मेरी तरफ बढ़ी तो मैं झट से वॉशरूम से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर लिया। क्योंकि अब तक मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की वॉशरूम से बाहर नहीं आएगी, तो ऐसे में मैं वॉशरूम के बाहर में सेफ था। और मेरी पैंट तो गंदी अब हो ही चुकी थी, पर अब मुझे इंतज़ार था सुबह होने का, पर उसमें अभी काफ़ी वक्त बाकी था। फिर मैं वहीं रूम के कोने में जाके वॉशरूम की ओर मुँह करके बैठ गया और फिर धीरे धीरे वक्त को गुजारता रहा। फिर करीबन रात के 2:30 बजे वॉशरूम से उस लड़की की चीखने की आवाज़ आई और फिर एक बार चीखने के बाद वो खामोश हो गई। उस लड़की के चीखने से मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वो लड़की चीखी क्यों। वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वॉशरूम के दरवाजे के अंदर झांक कर भी देख लूं, पर ना जाने क्यों उस वक्त मुझे कुछ फील हुआ, जिसके चलते मैं उठा और वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते ही मैं अंदर से दहल उठा। मेरा दिल बैठ गया था। दरअसल वो लड़की जो कुछ देर पहले सही सलामत दिख रही थी, वो औंधे मुंह वॉशरूम के फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके पीठ पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। साथ ही एक डेट भी लिखी थी, 29 फरवरी 2021। इसके अलावा उसके सभी प्राइवेट पार्ट लाल और सूजे हुए थे। फिर जब मैंने उसे हाथ लगाते हुए उसे उठाने की कोशिश की तो वैसे ही मुझे एक जोरदार झटका लगा और मेरी आंखें कुछ देर के लिए चौंधिया सी गईं। और जब आंखें नॉर्मल हुई तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। फिर मैंने हर तरफ उसे देखा, पर वो फिर कहीं नहीं दिखी। दोस्तों, वो रात तो मेरी डर और दहशत में भी थी, पर मुझे वो लड़की आज भी याद आती है। पता नहीं उसके साथ कौन सा जुल्म हुआ था, वो क्या कहना चाहती थी। जो लोग 29 फरवरी को पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको आज की एक और दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, साल 2019 की बात है। ये शहर का नाम था नवरंगपुर। एक मध्यम आकार का शहर जो दिन में तो बड़ा सामान्य लगता, पर रात होते ही जैसे कोई अदृश्य साया उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता। खासकर लड़कियों के लिए ये रातें मौत से कम नहीं थी। दोस्तों, हर महीने किसी न किसी लड़की के गुम होने की खबर अखबार में छपती। शुरुआत में पुलिस ने इसे लव अफेयर, घर से भाग जाना या मानसिक तनाव कहकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब मामला साफ होने लगा तब मामला गंभीर हो गया। हर लड़की आखिरी बार एक ही चीज़ के साथ देखी गई थी, एक हरे रंग का ऑटो। और उस ऑटो को चलाने वाला कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक किन्नर था। कहते हैं वो किन्नर ना तो पूरी तरह आदमी था और ना ही औरत, और उसकी आंखों में इतनी भयावहता थी कि जो उसे देख लेता उसका खून ही सूख जाता। जी हाँ दोस्तों, श्वेता 21 साल की होशियार और आत्मनिर्भर लड़की शहर के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी। उसकी क्लास रात के 8 बजे ख़त्म होती थी और वो रोज़ ऑटो से घर लौटती। पर उस दिन 17 नवंबर की रात कुछ अलग ही था। उस वक्त सड़कें सुनसान थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और उस दिन उसका ऑटो समय पर नहीं आया था। उसने अपने मोबाइल फ़ोन निकाला और वो कॉल करने ही वाली थी कि तभी एक पुराना ऑटो धीमी रफ्तार से उसके पास आकर रुका। और उस ऑटो में बैठा ड्राइवर कुछ अजीब था। साड़ी पहने, भारी मेकअप, लेकिन उसकी आवाज़ भारी और रौबदार थी। तभी उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, बैठ जा बेटी, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। श्वेता ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ऑटो में बैठने का फैसला किया, पर जैसे ऑटो ने रफ्तार पकड़ी कि उसकी आंखें भारी होने लगी और अगले ही पल सब कुछ धुंधला हो गया। और जब श्वेता की आंख खुली तो वो किसी सुनसान हवेली जैसी जगह में थी। उस कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थी और वहाँ उसके जैसी और भी लड़कियाँ मौजूद थी, जिनमें से कुछ बेहोश तो कुछ बुरी हालत में थी। पर एक कोने में वही किन्नर बैठा था जो कुछ बड़बड़ाते हुए और दीवार पर उंगली से कुछ खून से लिख रहा था। तभी उस किन्नर ने धीमे स्वर में कहा, इन्हें देवी के लिए तैयार करो। अब ये सुनते ही श्वेता डर से कांप रही थी। तभी एक लड़की धीरे से उसके पास आई और बोली, तू भी बहन अब नहीं बचेगी, ये किन्नर इंसान नहीं है, श्रापित है ये। पर श्वेता अब तक होश में आ चुकी थी, लेकिन उसका शरीर अब बुरी तरह से कांप रहा था। कमरे की दीवारें काले कपड़ों और चमड़े की रस्सियों से ढकी हुई थी। एक कोने में कुछ अजीब सी मूर्तियां थी, आधी महिला तो आधा पुरुष, और उनके आगे जलते दिए से तेज धुआं भी उठ रहा था।
तभी उसने देखा कि वो किन्नर धीरे धीरे उस कमरे में घूम रहा था और वो हर लड़की की ओर देखकर कोई पुराना मंत्र बड़बड़ा रहा था। तभी श्वेता के पास जो लड़की बैठी हुई थी उसने धीरे से कहना शुरू किया और बताया कि इसका नाम चंपा है। पहले ये भी इंसान था मगर इसे समाज ने जीते जी मार दिया। कहते हैं करीब 30 साल पहले नवरंगपुर के ही एक गांव में चंपा का जन्म हुआ था। वो ना लड़का था और ना ही लड़की, सिर्फ एक किन्नर। माँ ने जैसे तैसे उसे पाला लेकिन पिता ने बचपन में ही त्याग दिया। गांव वाले उसे मनहूस कहते और बच्चे भी उसे पत्थर मारते थे। फिर एक बार गांव के कुछ दरिंदों ने उसे पकड़ लिया और उस रात उसने पहली बार किसी को मारा और वो भाग गया। फिर वो एक पुरानी तांत्रिक महिला के पास पहुंच गया। वो तांत्रिक कोई साधारण औरत नहीं थी, बलि मांगने वाली देवी छिन्नमस्ता की उपासक थी। तभी उस तांत्रिक ने चंपा से कहा, तेरे अंदर 2 आत्माएं हैं, नर और नारी, लेकिन तुझे कोई नहीं अपनाता, इसलिए देवी तुझे खुद अपनाएगी। लेकिन एक शर्त है, हर साल तुझे एक पवित्र कन्या देवी के लिए चढ़ानी होगी, तभी तेरा शरीर सड़ने से बचेगा। और फिर तभी से चंपा हर साल एक एक लड़की को अगवा करने लगा। पहले छोटी झोपड़ियों से, फिर बस स्टॉप से और अब शहर की लड़कियों पर उसकी नजर रहती थी। दोस्तों, अब ये सुनते श्वेता की सांसें तेज हो गई और वो सोचने लगी कि आज क्या मेरी आखिरी रात है। तभी कमरे में एक पुराना तांबे का थाल लाया गया जिसमें जलता हुआ कपूर, एक चाकू और कुछ लाल चूरा रखा था। तभी उस किन्नर ने श्वेता की ओर इशारा किया और वो बोला, देवी को ये कन्या स्वीकार है। अभी उस किन्नर ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक से बिजली चली गई और अब उस अंधेरे में केवल चंपा की आंखें ही चमक रही थी। और फिर तभी श्वेता ने महसूस किया कि कोई उसका हाथ पकड़े उसे खींच रहा है। दोस्तों, अभी ये सब हो ही रहा था कि उस कमरे में बहुत ही गुप्त अंधेरा हो गया, जिस वजह से कमरे में अब केवल दियों और कपूर की लौ झिलमिला रही थी। श्वेता को लगा कि ये उसकी आखिरी रात है, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और इशारे में चुप रहने को बोला। जी हाँ दोस्तों, ये वही लड़की थी जिसने पहले उसे किन्नर की कहानी बताई थी। तभी उस लड़की ने बोला, मेरे साथ चलो, पीछे की खिड़की से निकल सकते हैं हम, मगर ध्यान रखना अगर उस किन्नर को भनक भी लगी तो हम दोनों मारे जाएंगे। श्वेता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी। कमरे में मौजूद बाकी की लड़कियां बेहोशी और डर के बीच में पड़ी हुई थी, लेकिन पीछे से निकलते समय गलती से उसका पैर एक पुराने दरवाजे से टकरा गया जो शायद उस किन्नर का निजी पूजा कक्ष था। पर जैसे दरवाजा खुला तो जो दृश्य था तो अब वो श्वेता को हमेशा के लिए बदल देने वाला था, क्योंकि सामने कमरे में 3 लड़कियों के शव शीशे के बक्से में बंद थे। उनके माथे पर सिंदूर से कुछ तांत्रिक चिन्ह बनाए गए थे और सामने एक देवी की अर्धनारी मूर्ति रखी हुई थी जिसे छिन्नमस्ता कहते हैं। सिर कटा हुआ, हाथ में तलवार और कटे हुए सिर से बहता खून। तभी उस लड़की ने बोला, ये सब लड़कियां बलि चढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम भी इन बक्सों में कैद हो जाओ। अब ये सुनते श्वेता का मन कांप उठा था, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक पुराना नोटबुक दीवार में टंगा था जिसमें मंत्र और अनुष्ठानों की विधियां लिखी थी। उस नोटबुक में लिखा था, यदि कोई पवित्र आत्मा तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करके देवी की मूर्ति के समक्ष आत्म बलिदान की कोशिश करे तो श्रापित आत्मा मुक्त हो सकती है। अब श्वेता को समझ में आ गया था कि वो किन्नर खुद मुक्त होना चाहती है, लेकिन डर के कारण वो दूसरों की बलि देकर खुद को जिंदा रख रही है। तभी उसे एक विचार आया कि अगर वो किन्नर को उसके ही खिलाफ खड़ा कर दे तो शायद बाकी सब लड़कियों की जान बच सकती है। तभी श्वेता ने साहस जुटाया और उसने पूजा कक्ष में रखे उस ताम्रपत्र से मंत्र उठाया और तेज आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। अब पूरी हवेली में कंपन होने लगा था। वो किन्नर चीखते हुए कमरे में आ गई तो उस वक्त उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, बाल खुले हुए और हाथ में खून से सना चाकू। तभी उस किन्नर ने बोला कि तुम कौन होती हो मेरी देवी को बुलाने वाली? मैं ही उनका रूप हूँ। लेकिन जैसे ही श्वेता ने अंतिम पंक्ति पढ़ी कि तभी देवी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और उस किन्नर की ओर गया, जिस वजह से वो किन्नर जमीन पर गिर पड़ा, तड़पते हुए, कांपते हुए, और फिर फूट फूट कर वो रोने लगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे और खून नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। अब दीवारों से भी खून बहना बंद हो गया था। बंद लड़कियां धीरे धीरे होश में आने लगी। बिजली भी लौट कर आ गई थी और वो किन्नर वहीं पर बैठा रहा।
पर अब वो एक शांत, थका हुआ, टूटा हुआ इंसान था। फिर सुबह के 5 बजे पुलिस आ गई। श्वेता ने सारी जानकारी उन्हें दे दी, लेकिन उस किन्नर को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसे मानसिक पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया था, जहां वो अब भी चुपचाप बैठा रहता है, वो भी बिना बोले। लेकिन उसके बाद से शहर में अब कोई भी लड़की गुम नहीं होती। किन्नरों को लोग अब घृणा से नहीं, सहानुभूति से देखने लगे हैं, क्योंकि हर आत्मा सिर्फ स्वीकृति चाहती है, ना कि बलिदान। पर खूनी किन्नर का ऑटो अब एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन गया था। हर रात की चुप्पी में कोई चीख छुपी हो सकती है, और हर चीख के पीछे कोई कहानी हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें।